ठीक है। और ये आपका क्या है, फैलोपियन ट्यूब है। ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब है। और फैलोपियन ट्यूब को याद रखिएगा, ये पूरी तरीके से इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। पूछा जाता है कि जो फैलोपियन ट्यूब है, उस फैलोपियन ट्यूब की जो लंबाई होती है, लेंथ होती है, लंबाई की बात करें हम, लॉन्ग की बात करें या इसकी लेंथ की बात करें, तो इसकी लेंथ कितनी होती है, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी। और इसके पास क्या है, पेयर्ड ओरी है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, ओरी। एक्चुअली ओरी क्या है, ये आपके यूट्रस से कनेक्ट होगी और ये यहाँ से इनफंडिबुलम फैलोपियन ट्यूब के कनेक्ट होगी, और इसको हम बोलते हैं ऑस्किल। यहाँ से कनेक्ट होगी, पोर खुलता है इसके बीच में, यहाँ से पोर खुलता है इसके इनफंडिबुलम में, इसको हम बोलते हैं ऑस्किल, या कहीं कहीं उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोल भी। तो ध्यान दीजिएगा। और ये जिससे कनेक्ट होगी वो कौन सा टिश्यूज होता है, कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू से इसका यूट्रस, इसकी ओरी क्या है, अटैच्ड है। एक जनरली आपको मैं समझा रहा हूं कि कोई भी गैमेट जब प्रोड्यूस होगा बाई फीमेल के थ्रू, तो कहां से होगा, ओवरी से होगा। तो हमने कहा ओवरी से जब गैमेट प्रोड्यूस होगा तो गैमेट निकलता कहां से है, किसी ऑस्टियोल से निकलेगा, ऑस्टियोल से तो कहां जाएगा, एक स्ट्रक्चर देखिएगा आपको, फैलोपियन ट्यूब का ही पार्ट है, वो फनल के जैसा है। इसके जैसा है, फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, फिंगर की जैसी स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिखाई दे रहा है। इसी स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो, इनफंडिबुलम। अब ये गैमेट क्या होगा, ये गैमेट यहाँ से ट्रांसफर होगा और इसके पास क्या होंगे, इपिथीलियम क्यूबॉइडल टिश्यूज होंगे, और ये इपिथीलियम जो क्यूबॉइडल टिश्यूज हैं, ये गैमेट को आगे पास करते हैं। और जैसे गैमेट आपका एम्पुला की तरफ बढ़ता है, तो एम्पुला में क्या होगा, एक नैरो पार्ट होता है। एक कौन सा पार्ट होता है, नैरो पार्ट होगा, और ये पे फैलोपियन ट्यूब आके स्टोर होता है। और ये एम्पुला में जो नैरो पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं पेरिटोनियम। क्या कहा जाता है, पेरिटोनियम कहा जाता है। और इस पेरिटोनियम को जहाँ इस्तेमाल होता है, इसको साल्पेनिक्स भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, साल्पेनिक्स। याद रखिएगा, इसको साल्पेनिक्स भी कहते हैं हम सब। अब होता क्या है कि कोई भी गैमेट, ये फीमेल गैमेट है, और फीमेल गैमेट क्या हो रहा है, ये हर मंथ में रिलीज हो रहा है, और ये फर्टिलाइजेशन के लिए कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर हो रहा है। जब ये फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर होगा, तो जो भी जो वेजाइनल कैविटी से जो इसके मेल गैमेट गए हुए हैं, ये मेल गैमेट क्या होगा, ये ट्रांसफर हो, और ये मेल गैमेट कहाँ ट्रांसफर होगा जाके, ये जाएगा कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब में। तो याद रखिएगा, जो फीमेल का गैमेट होगा वो फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, और इसका गैमेट भी, मेल का भी क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब में, जहाँ पे दोनों क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो हम कहते हैं ह्यूमंस के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। ध्यान समझेंगे, कैसा फर्टिलाइजेशन है, यानी बॉडी के अंदर हो रहा है कि बॉडी के बाहर नहीं हो रहा है कहीं पर। तो इसमें हम कौन सा फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और पार्ट कौन सा है, फैलोपियन ट्यूब, या उसी को हम कहते हैं ओविडक्ट। तो आई होप मेरी बात इतनी समझ में आ रही होगी। और ये फर्टिलाइजेशन के समय, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगा, तो ये गैमेट क्या होगा, ये जैसे इसकी एक स्टेज आएगी, उसमें एक जाके कहाँ होगा, इम्प्लांट होगा, यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होगा। तो हमने कहा कि यूट्रस के पास 3 वाल होते हैं, एक पेरीमेट्रियम होता है, दूसरा मायोमेट्रियम होता है, और लास्ट वाला कौन सा होता है, एंडोमेट्रियम। तो पेरीमेट्रियम क्या होगा, सराउंडिंग वाल होती है, और मायोमेट्रियम क्या होगी, हार्ड मसल्स वाल होगी, जो यूट्रस के अंदर जो फीटस डेवलप होगा उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको बचाता है, झटके से और चीजों से बचाता है। तो उसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम। तो मायोमेट्रियम क्या होगा, मिडिल में होगा और हार्ड होगा। और सबसे अंदर क्या मिलेगा, इंडोमेट्रियम मिलेगा। और ये इंडोमेट्रियम की वाल से क्या होगा, जब कोई गैमेट फर्टिलाइज होगा, तो फर्टिलाइज होने के बाद इसी इंडोमेट्रियम से क्या होगा, इम्प्लांट होगा। तो उसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। तो याद होना चाहिए आपको, ये डायग्राम आपको याद है, अगर एग्जाम में आपके डायग्राम आ रहे हैं तो आपको ये डायग्राम बनाना है। ये आपका एक एक्सटर्नल आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि इस ओवरी से कोई गैमेट अगर प्रोड्यूस हो रहा है, ओवम बन रही है, वो कैसे बन रही है और
क्या उसके पास फीचर्स हैं, किस तरीके से बन रही है, हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो अगर आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो अब हम देखते हैं यूट्रस का स्ट्रक्चर, सॉरी इसके ओवरी का स्ट्रक्चर देखेंगे, इसकी ओवरी कैसी होगी। ठीक है, तो इसकी ओवरी कुछ इस तरीके से होगी। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया है। ठीक, तो इसकी ओवरी कुछ ऐसी है, थोड़ा सा और नैरो बना सकते थे, कोई बात नहीं। देखिए, ये ओवरी का स्ट्रक्चर है और इस ओवरी से क्या निकल रहा है, गैमेट बन रहा है। बट वो गैमेट किस तरीके से बनेगा, क्या क्या इसके अंदर होंगे, तो याद रखिएगा। ओरी है, इस ओरी की चारों तरफ आप देखोगे आपको ऐसे कुछ सेल्स पाए जाएंगे, इसकी डबल लेयर होंगे। इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका अल्बर्जीनिया। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिका अल्बर्जीनिया। पूछा जाता है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिका अल्बर्जीनिया इसको हम कहते हैं। ध्यान देंगे सब, इसको हम कहते हैं ट्यूनिका एल्बर्जीनिया। क्या कहा जाता है, ट्यूनिका एल्बर्जीनिया कहा जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ रही हो। और इसके अंदर आप देखोगे कुछ फॉलिकल सेल दिखती हैं, कुछ क्या दिखेंगे आपको, फॉलिकल सेल दिखेंगे। ये आपको जो फॉलिकल सेल दिखता है, ये आपका प्राइमरी फॉलिकल होते हैं। ये कैसे होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल होंगे। ठीक, इस प्राइमरी फॉलिकल के बाद और भी फॉलिकल आपको दिखेंगे। ये फॉलिकल कुछ इस तरीके से दिखेंगे। ठीक है, ये आपका सेकेंडरी फॉलिकल हो, ये आपका कौन सा होगा, सेकेंडरी फॉलिकल होंगे। और ये फॉलिकल जब बनना स्टार्ट होगा, ध्यान समझेंगे, जैसे जैसे फॉलिकल बनेंगे वैसे वैसे एक गैमेट प्रोड्यूस होगा फीमेल की बॉडी फॉलिकल सेल से। वो एक हार्मोन के रूप में होगा, जिसको आप बोलते हो एस्ट्रोजन। क्या बोलो, एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है, ये गैमेट का फॉर्मेशन आप समझ जाइए कि हो रहा है। ये मंथली होता है और टर्सरी के बाद आपका, सेकेंडरी के बाद टर्सरी बनेगा। क्या बनेगा, टर्सरी फॉलिकल बनेंगे। ठीक है, ये आपका टर्सरी हो गया, थर्ड फॉलिकल बन रहा। इसके बाद आपका बनेगा ग्राफियन फॉलिकल। क्या बनेगा, ग्राफियन फॉलिकल बनेंगे। ये बहुत सारे फॉलिकल सेल बनेंगे, इसको हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल, एक चीज यहाँ पे बनता है कि एक फॉलिकल, टोटल नंबर ऑफ फॉलिकल कितने बनते हैं, तो जो टोटल नंबर ऑफ फॉलिकल बनेंगे वो 60,000 टू 80,000। ठीक है, कितने फॉलिकल बनेंगे, 60,000 टू 80,000 ऑफ फॉलिकल सेल बनते हैं। और ये 60 टू 80 जो फॉलिकल है ये किसमें चेंज होगा, ये पूरी तरीके से एक कंप्लीट ओवम का फॉर्मेशन करेगी। और ये जो ओवम होगी, ये क्या होगी, ये जो वाल है इसकी, ये इस वाल में जो सबसे आउटर वाल है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंडोमेट्रियम। इस इंडोमेट्रियम से वाल से क्या होगी, कनेक्ट होगी। और इसके जस्ट बगल में एक येलो कलर की सेल दिखेगी, जिसको आप बोलते हो सभी लोग कार्पस लूटियम। क्या बोलते हैं, कार्पस लूटियम। ठीक है, ये कार्पस लूटियम होगा। अब होता क्या है, ये गैमेट पूरी तरीके से यहाँ पर बन के तैयार है और इसका पूरा सेंट्रल पार्ट होगा इसके अंदर। ठीक है, अब गैमेट प्रोड्यूस होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा, कैसे होगा, ये कार्पस लूटियम क्या करती है, कुछ हार्मोन प्रोड्यूस करती है। आपको पता है प्रोजेस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्ट्रोजन हार्मोन बनाता है, कौन बनाता है, कार्पस लूटियम बनाता है। वो कब बनाता है, क्या रीजन हो, वो भी हम बताएंगे आपको। तो जब एक गैमेट पूरी तरीके से बन गया है इंडोमेट्रियम,
तो ह्यूमन की बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन तो निकल रहा है, ये तो सबको क्लियर है, लेकिन हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारे हार्मोन को जो रिलीज कर रहे हैं स्टिमुलेट भी करता है, और उसको आप बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या बोलते हो? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या है आपको याद होना चाहिए। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को आप बोलते हो FSH। याद रखिएगा, गैमेट तभी प्रोड्यूस होगा तो इसका जो एक ड्यूरेशन होता है पूरी तरीके से वो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है। यानी एक पूरी तरीके से जिसका फॉर्मेशन है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने डे का होता है? आपका टोटल जो इसका कंप्लीट ड्यूरेशन हम कहें 28 to 29 डेज। यानी गैमेट प्रोड्यूस होने से लेकर उस ओवरी के मेंटेनेंस तक के जितने भी गैमेट हैं ये सारे गैमेट जो हमारे प्रोड्यूस होंगे वे 28 to 29 दिन तक होंगे। अब ये आपका किस तरीके से गैमेट बनता है, तो जैसे अगर हम जान लें कि जो गैमेट प्रोड्यूस होगा उसका जो पीक पॉइंट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो कितने डे पे होता है? 14 डेज पर। कितने डे पर होता है? 14 डेज इसका पीक पॉइंट है। मान लीजिए गैमेट जब प्रोड्यूस होता है तो अगर 1 से लेकर 14 दिन की बात है तो 14वें दिन क्या होगा? 14 डेज पे गैमेट प्रोड्यूस होने वाला। और ये गैमेट आपका कभी कभी पहले भी हो सकता है। इसका गैमेट का जो ड्यूरेशन होता है वो कभी कभी 48 आवर्स के बीच में हो सकता है, तो कभी कभी आपका 15, 16, 17, 18 में भी हो सकता है, कभी कभी आपका 13, 12, 11 और 10 इस डेट में भी हो सकता है। याद रखिएगा वो ड्यूरेशन कब क्या होगा, किस तरीके से होगा, वो आपके गैमेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैक्सिमम जो सेफ पीरियड आपका 10 से लेकर 18 देगा, जो दिन का पीरियड है ये पूरी तरीके से क्या होता है? अनसेफ होता है। क्या होगा? अनसेफ होगा। तो याद रखिएगा कि अनसेफ अगर कंडीशन बन रही है तो ये 15 to 16 हो रहा है और ये 72, तो ये पूरी तरीके से इसमें गैमेट क्या होगा? पूरी तरीके से रिलीज हो जाएगा। गैमेट क्या होगा? रिलीज हो जाएगा। अब गैमेट बन रहा है, अब गैमेट क्या हो रहा है? पूरी तरीके से बन रहा है, बन गया है। अब एक एंडोमेट्रियम में क्या होगा? जैसे ही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग पूरी तरीके से बना के रख दी, यानी गैमेट पूरी तरीके से बन चुका है। अब एक पीक पॉइंट है कि यहाँ से ओवम क्या होगी? रप्चर्ड होगी। ये क्या है? आपका ओवम है, ये ओवम बन के तैयार है। एंडोमेट्रियम में क्या रिलीज होगा? तभी आपके पीक पॉइंट पर, चाहे वो 14 डेज का जो पीक पॉइंट होगा उसमें एक हार्मोन रिलीज होगा, और उस हार्मोन को आप सब बोलते हो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यहाँ पे जो इसकी ग्राफिन फॉलिकल सेल को जो पूरी तरीके से ओवम में चेंज हुई है, इसको चेंज कौन करता है? तोड़ता कौन है? तो आपको पता होना चाहिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग के बाद कौन आता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इस हार्मोन को हम बोलते हैं LH हार्मोन। कौन सा हार्मोन? LH। इसका जैसे हमारे ब्लड के अंदर, फीमेल के ब्लड के अंदर इसका लेवल जैसे बढ़ता है वैसे फीमेल की वाल का जो एंडोमेट्रियम होता है, जो फीमेल की वाल का एंडोमेट्रियम वाल होती है, ये एंडोमेट्रियम वाल क्या होगी? रप्चर्ड हो जाएगी, यहाँ से फट जाएगी। और जब फट जाएगी तो फटने के बाद ये ओवम क्या होगी? ट्रांसफर हो जाएगी। और ये ट्रांसफर किसमें होगी? इस फैलोपियन ट्यूब में। इस फैलोपियन ट्यूब में ओवम क्या हो गई है? ट्रांसफर हो गई। अब याद रखिएगा कि जब यहाँ से ओवम ट्रांसफर हो गई तो इसकी एंडोमेट्रियम वॉल तो रप्चर हो चुकी है ना, इसकी एंडोमेट्रियम वॉल क्या है? फट चुकी है। अब ये जो वॉल फटी है, इस वाल से क्या क्या घटनाएं होंगी कि आप अगले फिर 14 दिन के बाद, 1 महीने के बाद फिर क्या इसी ओवरी से फिर से हम गैमेट बन सकता है कि नहीं बन सकता है? तो ये पॉसिबल ही नहीं। हम इस क्यों? क्योंकि अब इसकी मेंटेनेंस होने के लिए कितना समय लगेगा? टोटल हमने बताया था कंप्लीट 28 to 29 डेज। अब इसकी मरम्मत होगी, कितनी होगी? 28 to 29 डेज, यानी 1 महीना लग जाएगा इसकी मेंटेनेंस करने के लिए। तब तक दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाएगा। तो हमने आपको बताया था कि जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है तो अल्टरनेट चलता था। हमने अगर कहा अगस्त में इससे तो सितंबर में इससे, तो दोनों से अल्टरनेटिव होगा। अगर इससे रिलीज हुआ है, इसकी वाल फट गई है, तो अगले महीने में अब क्या होगा? इस
ओरी से ओवम प्रोड्यूस होगी तब तक इसकी क्या चलेगी, मेंटेनेंस चलेगी। और वो मेंटेनेंस करता कौन है, तो हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी फिर कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमेशा जो इरेगुलर होगा, फीमेल का कौन सा पार्ट जो हमेशा इरेगुलरिटी होगा, तो उसको याद रखिएगा, उसको बोलते हैं इंडोमेट्रियम। कौन सी वाल, और इंडोमेट्रियम वाल क्यों होगी इरेगुलर, क्योंकि इससे में क्या पाया जाता है, कार्पस लूटियम, जो येलो कलर का होता है। कैसा कलर का होता है, येलो कलर का कार्पस लूटियम होता है। यही येलो कलर का जो कार्पस लूटियम है, ये क्या हार्मोन रिलीज करता है, प्रोजेस्ट्रोजन हार्मोन। और ये प्रोजेस्ट्रोजन हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, टू मेंटेनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, सॉरी ओरी, ओरी की जो एंडोमेट्रियम वाल है, इसको क्या करता है, मेंटेनेंस करता है, इसकी मरम्मत करता है, और इसकी मरम्मत करके ये बना देता है, अगली मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है, तो ये अल्टरनेटिव क्या होगा, ये फॉर्मेशन चलता रहता है। इस तरीके से एक फीमेल के अंदर से क्या बनता है, एक गैमीट बनता है, यानी गैमीट आपका क्या बन गया, कंप्लीट ओवम बन के तैयार हो गया। तो मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब एक गैमेट बन चुके हैं, लेकिन एक गैमेट बन गया है तो इम्प्लांटेशन के लिए मैं आपको बताया था कि आफ्टर जो इम्प्लांटेशन होगा, तो कभी कभी क्या होगा कि कुछ केस में इसके फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो इसे इम्प्लांटेशन कहाँ होगा, किस में होगा, यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन होगा। अब यूट्रस के अंदर अगर इम्प्लांटेशन हो रहा है, तो थोड़ा सा मैं हम यहाँ भी जान लेते हैं यहाँ क्या क्या होता है। तो याद रखिएगा कि जो ए वाल है, आपको इसको हम क्या बोलते हैं, तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर आपको कुछ चीजें दिखती हैं। थोड़ा सा अगर हम इसको किसी में देखें तो सही रहेगा। एक मिनट, सॉरी फॉर दिस। देखिए, थोड़ा सा हम यहीं पे बना लेते हैं। चलिए, ये आपका ऑसिकल्स है, और यहाँ पे आप देखोगे इसके पास क्या पाया जाता है, ए प्यूबिक हेयर होगी। इसके पास ऊपर क्या होता है, प्यूबिक हेयर, प्यूबिक हेयर होंगे। ठीक, एक काम करते हैं, इसको हम अलग पेज पे ले लेंगे। चलिए, तो ये आपका मान लीजिए डायग्राम हो रहा है, और इस तरीके से, तो इसके ऊपर देखोगे आप सब, यहाँ पे क्या होगा, प्यूबिक हेयर हो, क्या हो, प्यूबिक हेयर होंगे। अब ये प्यूबिक हेयर है, और इसके बीच में आप देखोगे कि यहाँ पर कुछ ऐसी एक वाल दिखी। इस वाल को आप बोलोगे मेजर माइनोरा, मेजर माइनोरा। और इस मेजर माइनोरा के अंदर एक पतली सी और वाल होगी, माइनर माइनोरा, माइनर माइनोरा है, माइनर माइनोरा, मेजोरा। ठीक है, अब ये माइनर माइनोरा है, मेजर माइनोरा है, ये अंदर की तरफ है। और इसके अंदर आप देखोगे यहाँ पे, ये पूरी तरीके से आप एक देखोगे, इसकी सेल होगी, इसको हम कहते हैं हाइमेन। क्या कहते हैं, हाइमेन। और ये हाइमेन, इसके चारों तरफ क्या पाई जाती है, एक ग्लैंड पाई जाती है, बर्थोलिन्स ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है, बर्थोलिन्स ग्लैंड होती है, ध्यान समझेंगे। और इस बर्थोलिन ग्लैंड के नीचे यहाँ पे आप थोड़ा देखेंगे, तो इसके पास एक वेजाइनल पोर होगा। क्या होगा, वेजाइनल पोर। ठीक, और ऊपर की तरफ क्या होगा, यहाँ पर एक पोर होगा, जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। ठीक, ये यूरेथ्रा है। अब गैमेट का एक प्रोड्यूस हुआ है, इसी रास्ते से हुआ। ठीक है, गैमेट इसी रास्ते से गया हुआ है। इसको हम बोलते हैं, इसका एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है। क्या है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है। इस तरीके से इसके पास, और इसके पास जो ये प्यूबिक हेयर है, ये क्या है, प्यूबिक हेयर है, ये सीबेसियस ग्लैंड को एक्टिव करते हैं, जिससे यहाँ के बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन करता है। इसका फंक्शन क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन कर रहा है। और ये किस तरीके से मेंटेन कर रहा है, ये आपको यहाँ पे देखना है। तो ये आपका याद होना चाहिए कि ये मेजर माइनोरा क्या है, माइनोरा क्या है, बर्थोलिस ग्लैंड क्या है, वेजाइनल फोर्स क्या है,
ठीक है, या अपर्चर भी हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें क्या होगा, गैमीट का फॉर्मेशन हो। अब एक गैमीट बन के इम्प्लांट होगा, और इम्प्लांटेशन के बाद क्या आते हैं, डेवलपमेंट आती है। क्या आते हैं, डेवलपमेंट। तो फर्टिलाइजेशन की डिफिनेशन सबको पता है, तो ये आपको, तो डेवलपमेंट में पहले आपको पता है क्या आता है, फर्टिलाइजेशन। क्या आता है, फर्टिलाइजेशन। तो सभी बच्चों को इसकी डिफिनेशन पता होगी। तो अभी तुम्हारे पास गैमेट है, तो वो कहा जाता है कि डिफिनेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो आप कहते हो कि व्हेन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट। तो एक बार आप याद होना चाहिए, व्हेन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म diploid cell, to form diploid cell is called zygote। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जब डिप्लॉइड सेल बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट। और फिर दिस प्रोसेस also called फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन हो गया यहाँ पर। तो फर्टिलाइजेशन डिफिनेशन सबको पता होनी चाहिए। फर्टिलाइजेशन डिफिनेशन होती क्या है, व्हेन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म ऑफ डिप्लॉइड सेल। याद रखिएगा, ये डिप्लॉइड सेल इज कॉल्ड जाइगोट। दिस प्रोसेस आल्सो कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यानी इस प्रक्रिया को आप क्या बोलते हो, निषेचन कहते हैं या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ gamete in form of zygote, there is development of zygote in change in different stages। अब ये क्या होगा, डिफरेंट स्टेजेस में चेंज होगा। और ये डिफरेंट स्टेजेस कौन कौन से हैं, थोड़ा सा हम टॉपिक जान लेते हैं। जैसे आपका जाइगोट बना, तो जाइगोट के बाद क्या बनता है, जाइगोट के बाद क्या बनेगा, जाइगोट के अंदर डिवीजन होगा। तो इसमें क्या बनेंगे, इसमें आपका मॉरुला बनेगा, मॉरुला में फिर क्लीवेज होगा, तो क्या बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा। और ब्लास्टुला से फिर क्या बनेगा, गैस्ट्रुला बनेगा। और गैस्ट्रुला से फिर क्या बनेगा, आपका एक एम्ब्रियो बनेगा। और एम्ब्रियो से क्या बनेगा, एक एडल्ट बेबी बनेगा, जिसको हम सब क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फीटस। और फिर फीटस से एक पूरी तरीके से बेबी बर्थ करता है। यानी ये पूरा जो प्रोसेस होता है ये डेवलपमेंट में होता है। तो हमको ये जानना है कि डेवलपमेंट जो कंडीशन होती है वो किस तरीके से काम करता है, क्या क्या होता है। जैसे 2n सेल है, ये आपके पास जाइगोट है, तो जाइगोट आपका 2n सेल होता है। जाइगोट के अंदर क्या होगा, डिवीजन होगा। ठीक है, क्या होगा, डिवीजन होगा। अब ये जाइगोट क्या होगा, डिवीजन हो रहा है, उसके अंदर अभी क्योंकि इम्प्लांटेशन होगा तो पहले फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो चीजें होती है फैलोपियन ट्यूब में होती है। कहाँ होती है, फैलोपियन ट्यूब में ये फर्टिलाइजेशन के सारे प्रोसेस होते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए, सपोज हम एक सेब ले लेते हैं, एक सेब ले लीजिए, और सेब को आप काटते हो, एक सेब को आपने काट दिया तो ये दो भागों में बढ़ गया, ये जाइगोट हो गया। क्या हो गया, जाइगोट हो गया। ये सिंगल यन हो गया, अभी सिंगल यन हो गया। मॉरुला बनाने तक तो पहले क्या करते हैं, इसको क्लीवेज करते हैं। तो मॉरुला जो बनता है वो 4 सेल स्टेज होता है। यानी जाइगोट से मॉरुला बनने के प्रोसेस को मारुलेशन कहते हैं, और मारुला से ब्लास्टुला बनने के प्रोसेस को ब्लास्टोलेशन कहते हैं, और ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला बनने के प्रोसेस को गैस्ट्रोलेशन कहते हैं। ये सारा प्रोसेस है। ठीक है, तो अभी आपके पास कितनी सेल हो गई हैं, 4 सेल आ गई। कितनी सेल हो गई, ये 4 सेल आपकी मॉरुला होगी। अब इस 4 सेल को हमको क्या करना है, चेंज करना है। चेंज का मतलब होता है इसमें हमको 8 सेल। अब 8 सेल कैसे बनेगी, आपने सेल था काट लिया, 4 बना, फिर इसमें से आपने ऐसे कर दिया, इसको एक क्लीवेज स्टेज बन गई, इसको हम 8 सेल स्टेज बोलेंगे। और 8 to 16 से, यानी हमको अगर 16 बनाना हो तो क्या करेंगे, ये आपका 4 8 और हमारे पास क्या बन गया, 16 सेल स्टेज बन गई। ये 16 सेल स्टेज कौन सी है, ब्लास्टोमियर। पूछा जाता है ये 16 सेल स्टेज बनी है,
इसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टोमियर। ये ब्लास्टोमियर क्या होगी, ये इम्प्लांट होगी, क्या होगी बेटा, सॉरी फॉर इम्प्लांट। तो इम्प्लांट किसमें होगी, यूट्रस के अंदर होगी। कहाँ पर होगी, यूट्रस की किस वाल से होगी, इंडोमेट्रियम से। जैसे ही एंडोमेट्रियम से वाल क्या होगी, इम्प्लांट होगी, वैसे ही प्रेगनेंसी की जो एक ड्यूरेशन है जिसको हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड, क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड। ये गेस्टेशन पीरियड क्या होगा, काउंटिंग होने लगता है। तो पूछा जाता है कि ह्यूमंस का जो गेस्टेशन पीरियड हाउ मेनी डेज या हाउ मेनी वीक्स, तो वीक्स को अगर हम बात करें तो 30 to 38 वीक्स इसका क्या होता है, डे होता है। और डे कितना होता है, 270 डे होता है, ठीक है, 270 दिन होता है, कहीं कहीं 268 भी लिखा है। तो वीक में आपका 36 to 38 होता है, और डे में 200, और मंथ में 9 मंथ। वो कब से काउंटिंग होता है, जब ये इम्प्लांट होता है यूट्रस के अंदर, तो उसको बोलते हैं गेस्टुला, और उसी से नेम पड़ता है गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड का हिंदी में बोलते हैं गर्भाकाल, समय उसका क्या होता है। इस तरीके से पूरी तरीके से क्या होगा, अब क्या होगा, गेस्टुला बन गया। तो गेस्टुला जैसे ही बनता है तो 1 महीने के अंदर, याद रखिए ब्लास्टोसिस्ट जब ये इम्प्लांट होगा तो फर्टिलाइजेशन कुल मिला के कितना डे लगता है, 10 डेज। और गेस्टुला जब बन जाता है, कंप्लीट गेस्टुला बनता है, गेस्टेशन पीरियड, तो बच्चे का पहला जो ऑर्गन बनेगा वो क्या बनता है, हार्ट बनता है, जिससे हम मदर से उसकी स्टेथोस्कोप चेक लगा के चेक कर सकते हैं उसकी पोजीशन क्या है। तो पहला जो ऑर्गन बनता है वो क्या बनता है, हार्ट बनता है। और जब ये ऑर्गन बनेंगे इसमें तो हार्ट बन जाएगा, और यहाँ पे कुछ हार्मोन रिलीज होंगे, क्या होंगे, हार्मोन रिलीज होंगे। और ये हार्मोन क्या होंगे, हीमोकोरियोनिक, हीमोकोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन क्या होगा, रिलीज होगा। और हम जब प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, जो किट लाते हैं, तो उसमें ह्यूमन जो म्यूकस होता है यूरिन को रिलीज किया जाता है, और हीमोक्रोनिक उसमें किट पर क्या होता है, जैसे रेड लाइन बनती है, जिससे पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी स्टार्ट है, ठीक है। तो हार्ट पहले ऑर्गन बनता है, हार्ट के बाद क्या बनते हैं, उसके पास ये आपका फर्स्ट मंथ में होता है, पहले मंथ में। तो सेकेंड आपका 3 मंथ में क्या होगा, 3 मंथ में इसकी बॉडी के लिम्स बनना स्टार्ट होंगे, लिम्स। और 6 मंथ में इसके बॉडी का एक पूरी तरीके से फीचर बनके तैयार हो जाता है। यह ट्राइमेस्टर में लिम्स के साथ साथ इसकी बॉडी का पूरा लिम्स कंप्लीट हो जाता है, ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं, और इसकी बॉडी के अंदर से हेयर नहीं आती। और जो इसका अगर मान लीजिए मेल होगा तो इसका टेस्टिस अंदर होता है, 7 मंथ में टेस्टिस क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तब तक 7 मंथ के बाद टेस्टिस क्या होगा, इसके पास बॉडी में हेयर्स, ठीक है, ब्रेन, ये सब कंप्लीट आपका कब, 6 मंथ में बेबी कंप्लीट हो जाता है। और कंप्लीट होने के बाद अब इसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, मदर से मिलता है। तो न्यूट्रिशन कहाँ से देते हैं, तो कोई भी तो बच्चा डेवलप होता है मदर की बॉडी के अंदर, तो कैसे न्यूट्रिशन उसको मिलता है, याद रखिएगा, उसको जो न्यूट्रिशन मिलता है वो प्लेसेंटा से मिलता है। कहाँ से मिलता है, प्लेसेंटा से मिलता है। और प्लेसेंटा कनेक्शन करता है। जैसे मान लीजिए ये कहाँ पे कोई फीटस है, और फीटस, यहाँ फीटस है कोई, और एक फीटस क्या कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है। फीटस क्या कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है। इसके बीच में एक प्लेसेंटा, एक फाइबर के जैसे सेल दिखते हैं, इसको हम बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। जो बच्चे के अम्बिलिकल कॉर्ड होंगे, अम्बिलिकल कॉर्ड तो सभी एनिमल का अलग अलग होता है। इसी अम्बिलिकल कॉर्ड से इसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। व्हाट इज प्लेसेंटा, अगर मान लीजिए कोई पूछे बच्चे को जो न्यूट्रिशन मिल रहा है किससे मिलता है, प्लेसेंटा से मिलता है। और जब प्लेसेंटा से मिलता है तो व्हाट इज प्लेसेंटा, तो आप बताएंगे प्लेसेंटा इज ए कनेक्टिव लिंक बिटवीन मदर एंड फीटस। तो आप एक डिफिनेशन में इसको देख सकते हैं। प्लेसेंटा, अगर हम इसकी बात करें डिफिनेशन के तौर पर, तो प्लेसेंटा क्या है, तो कहेंगे प्लेसेंटा इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन थोड़ा सा आर्ट में लिखेंगे, मदर एंड फीटस टू प्रोवाइड
टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ठीक है, एंड एक्सक्रीट वेस्ट सब्सटेंस। तो जो भी बच्चे को मिलेगा वो मदर के किस पार्ट से मिलेगा? प्लेसेंटा से मिलेगा। प्लेसेंटा से उसको न्यूट्रिशन मिलेगा और न्यूट्रिशन से बच्चा क्या होगा? डेवलप करता जाएगा। उसके अंदर बॉडी के अंदर कोई अगर जर्म सेल, कोई और भी कुछ अगर इन्फेक्शन भी फैलता है तो कोई प्लेसेंटा के अंदर आपको पता है कि ब्लड के अंदर क्या मिलते हैं? एंटीबॉडी भी मिलते हैं और एंटीबॉडी क्या करते हैं? उससे फाइटिंग करते हैं। तो बच्चे के अंदर ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं, धीरे धीरे प्लेसेंटा से न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाता है। अब ये प्लेसेंटा बेबी क्या हो गया? पूरी तरीके से अब रेडी है फॉर पास्चुरेशन बेबी। इसके लिए पास्चुरेशन, तो पास्चुरेशन क्या होता है? बर्थ ऑफ बेबी। तो बेबी क्या होगा? बर्थ करता है। और जब बेबी बर्थ करता है तो आपको पता है कि अगर हम पिछले वाले स्ट्रक्चर में देखें, यहाँ पर बेबी ने बर्थ किया तो बेबी यहाँ पर है, अभी यूट्रस किया, इसके अंदर बेबी क्या है? बर्थ कर चुका, मतलब बर्थ करने की कंडीशन में आ रहा है। तो हमने आपको बताया था कि जो मायोमेट्रियम होता है ये कैसी वाल होती है? ये हार्ड वाल होती है। कैसी वाल होती है? हार्ड वाल होती है। और ये हार्ड वाल है, टफ है, तो ये यूट्रस के अंदर बेबी है तो बर्थ नहीं कर पाता। तो ऐसे में क्या होता है कि उस समय हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन से, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा? एक हार्मोन रिलीज होगा। और उस हार्मोन को हम क्या बोलते हैं? जब ये बेबी बर्थ करता है तो उस हार्मोन को क्या बोलते हैं? उस हार्मोन को हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन। इस हार्मोन का काम क्या होता है कि जो मदर की जो यूट्रस है, उसकी यूट्रस के अंदर जो मायोमेट्रियम है, मायोमेट्रियम, आपने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पूरे एक उसकी ओरिजिनेशन से लेकर उसके गैमिट फॉर्मेशन तक के टॉपिक को पूरी तरीके से आपने स्टडी कर लिया था। और आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है, ये कैसा दिखता है, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या इसके ऑर्गन्स हैं, इन सभी टॉपिकों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हमको ये जानना है कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसका है? ह्यूमंस का। किसका है? ह्यूमंस का। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम हमारा है वो किसका है? ह्यूमंस। और ह्यूमंस में किसका आपको पढ़ना है? फीमेल का। किसका पढ़ना है? फीमेल का पढ़ना है कि फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता कैसा। आपने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सुना होगा, वहां पे आपको बताया गया था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी के बाहर होता है, यानी बॉडी से क्या होता है? बाहर होता है। उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी। बट कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं जिनके टेस्टिस आपको बताए गए थे वो इंट्रा एब्डोमिनल होंगे, बट ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव या रिप्रोडक्शन के समय उनके टेस्टिस क्या होते हैं? बाहर आते हैं। ऐसे में आज जब हम फीमेल के बारे में पढ़ेंगे तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसा होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ये हमेशा याद रखिएगा, ह्यूमंस का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा ये इंट्रा एब्डोमिनल होता है। कैसा होता है? इंट्रा एब्डोमिनल होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहाँ होता है, तो आप बताएंगे ये इंट्रा होगा, लेकिन अंदर होगा। और कैसा होगा? एब्डोमिनल रीजन पे होगा। तो इसको हम बोलते हैं इंट्रा एब्डोमिनल रीजन। ठीक है। और दिस इज पेयर्ड। ये कैसी होती है? जब भी होती है किस फॉर्म में होती है? पेयर्ड के फॉर्म में होगी। किसके फॉर्म में होगी? पेयर्ड के फॉर्म में होगी। और पेयर के फॉर्म में होगी तो गैमेट का फॉर्मेशन करती हैं। तो अल्टरनेट, जब भी कोई गैमेट इसमें बनता है वो कैसे बनता है? अल्टरनेट फॉर्म में बनता है। यानी अगर 2 ओरी हैं तो दोनों ओरी से क्या होगा? अगर 2 ओरी हैं इसके पास और दोनों ओरी से जो गैमेट का फॉर्मेशन होगा वो अल्टरनेटिव होगा। अल्टरनेटिव ऑफ मंथ फॉर्मेशन बाई प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्या होंगे? अल्टरनेटिव फॉर्म में एक सिंगल ओरी से क्या होंगे? गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे। अगर मान लीजिए
किसी एक मंथ में, अगस्त के महीने में इस ओरी से रिलीज हो रहा है, तो सितंबर के महीने में इस ओरी से दूसरी वाली ओरी से क्या होगा, रिलीज होगा। तो ऐसे में जो गैमेट का फॉर्मेशन होगा दोनों से होगा, बट एक साथ नहीं होते। जब भी होता है अल्टरनेटिव होगा। वो कैसे होता है, क्यों होता है, हम आगे पढ़ेंगे। तो आइए थोड़ा सा हमें जानते हैं कि ये इसके पास क्या क्या चीजें होती हैं। तो फीमेल के पास क्या है, ओरी है, तो यानी हम पढ़ेंगे फीमेल जेनाइटेलिया। तो पहले हम किसकी बात करेंगे, फीमेल जेनाइटेलिया। जेनाइटेलिया, सॉरी फॉर दिस, जेनाइटेलिया। तो जो फीमेल जेनाइटेलिया है, ये आपको हमने बताया कि फीमेल जेनाइटेलिया कैसा एक्सटर्नल है कि इंटरनल है। तो आपको पता है फीमेल जेनाइटेलिया के जो ऑर्गन्स हैं, आपको जो प्राइमरी जेनेटेलिया है यानी फर्स्ट, और सेकेंड, और लास्ट में थर्ड जेनेटेलिया। यानी जो फर्स्ट आपका जेनेटालिया है, जो सबसे बाहर की तरफ दिखता है, वो आपका क्या होता है, ये आपके वेजाइना होंगे, ये बाहर की तरफ होंगे, एक्सटर्नल होंगे, ठीक है, वेजाइना होगा। और एक कंप्लीट ओरी तो आपको एक्सटर्नल जेनेटेलिया में नहीं दिखेगा, ये फीमेल जेनेटेलिया के पार्ट्स है। इसके बाद आता है आपके जो पार्ट्स और दिखेंगे सेकेंडरी में, ये यूट्रस दिखेंगे। यूट्रस को आप क्या बोलते हो, उम्र भी बोलते हो, और उम्र के साथ साथ आप इसे हिस्टेरा के नाम से भी जानते हैं। इसके नाम से, हिस्टेरा के नाम से भी आप जानते हो। और इसके साथ साथ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में आप देखोगे इसके पास क्या होते हैं, मोन्स प्यूबिक भी होते हैं इसके पास मोन्स प्यूबिक होंगे। लेकिन इसके हम जो लास्ट वाले जेनेटेलिया में देखेंगे, इसके पास हाइमेन होगा। क्या होगा, हाइमेन होगा इसके पास। और इसी हाइमेन के सराउंडिंग क्या आपको दिखेगा, मेजर माइनोरा, ठीक है, एक मेजर माइनोरा दिखेगा आपका, माइनोर, और एक आपका स्मॉल दिखेगा जो अंदर की तरफ होगा। तो ये मेजर होगा, एक माइनर माइजोरा होगा, माइनर माइजोरा, मेजोरा। यानी ये क्या है, इसके जेनेटेलिया के ऑर्गन्स आएंगे। तो हम पहले ये देखते हैं कि उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसा होता है और किस तरीके का उसका स्ट्रक्चर है। तो आइए देखिए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होते हैं, कैसे दिखता है। तो यहाँ पे हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, डायग्राम देखेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव का डायग्राम कैसा है। देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसमें आपको दिखेगा क्या, इसके बाद इसकी जो रिप्रोडक्टिव बॉडीज हैं कुछ ऐसे आपको दिखेंगे। इसके पास ओरी का स्ट्रक्चर बनेगा। कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ओरी का स्ट्रक्चर बनेगा। तो आप देखोगे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे। तो जो इसके पास ओरी होगी, ओरी यहाँ पे आप देखेंगे क्या है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। और ये फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर होगा, ये कुछ इस तरीके से होगा। इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, एक्चुअली 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी। यानी जो स्ट्रक्चर अभी आपके सामने बना है, इसकी जो लेंथ होती है वो 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी। और इसके इस पार्ट से क्या अटैच होगा, इसकी ओरी, इसकी ओरी इसके पास अटैच होगी, जुड़ी होगी। और जिससे जुड़ती है इसको बोलते हैं ऑस्किल्स। तो दोनों साइड से ओरी दिखेगी आपको, तो दोनों साइड पे ओरी है, कनेक्ट होगा। और जो हमारे पास स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि इसके वॉल पर एपिथेलियम सेल होगी, और ये एपिथेलियम टिश्यूज इसके पास होते हैं। और ये एपिथेलियम टिश्यूज क्या है, इसको हम बोलते हैं एपिथेलियम। ये एपिथेलियम टिश्यूज हैं। बट एपिथेलियम टिश्यूज कैसे हैं, क्यूबॉइडल। कैसे हैं, क्यूबॉइडल। ये आपको क्यूब के जैसे दिखेंगे, हम इसको बोलते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यूज बोलते हैं। ये आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यूज है। और ये जो पूरा पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर, इसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब।
और फैलोपियन ट्यूब को बोलते हैं, और एक नाम है ओविडक्ट। हिंदी वाले बच्चे इसको जानेंगे, अंडवाहिनी नलिका। ओके। और ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम, उसको हम क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम बोलते हैं। और इसके बाद आप देखोगे थोड़ा सा यहाँ पार्ट क्या होता है इसका, नैरो पार्ट होते हैं, ऐसे थोड़ा सा यहाँ से नैरो कंडीशन में दिखता है। ठीक है। तो ये आपका जो पार्ट होता है पेरिटोनियम, इसको हम क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम। बट दिस इज नॉट पार्ट ऑफ ए फैलोपियन ट्यूब। ओके। इनफंडिबुलम के बाद क्या आता है आपका? एस्थमस, सॉरी एम्पुला है, एम्पुला। और लास्ट में क्या आते हैं आपको पास? एस्थमस। ये 3 पार्ट में क्या होगा आपका फैलोपियन ट्यूब क्या होगा? डिवाइड होता है। और थोड़ा सा हम अंदर आएंगे तो यहाँ पे अंदर जब देखेंगे तो इसके पास क्या होती है? 3 वाल होंगी। कितनी वाल होती हैं? 3 वाल होंगी। ठीक है। जो सबसे इधर की वाल है इसको हम क्या बोलते हैं? पेरीमेट्रियम। क्या बोलेंगे? पेरीमेट्रियम। ठीक, इसको हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम। और इसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर की जो लेयर आपको दिखाई देगी यहाँ पर, और याद रखिएगा कि जो सामने आपको स्ट्रक्चर दिखेगा इसके अंदर की जो लेयर होगी एक पतली सी लेयर हम देखते हैं। और जो पतली सी लेयर आपको दिखेगी यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं इंडोमेट्रियम। इसको हम क्या बोलेंगे? इंडोमेट्रियम। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, इसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। और इसको हम बोलेंगे वेजाइनल अपर्चर। वेजाइनल अपर्चर। ओके। ये अपर्चर है और ये वेजाइनल अपर्चर है, तो इसको हम बोलते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। याद रखिएगा कि जो आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम बोलते हैं यूट्रस। क्या बोलते हैं? यूट्रस। ये आपका यूट्रस है। हमने कहा यूट्रस को आप क्या बोलते हो? उम्र भी बोलते हो या हिस्टेरा भी बोलते हो। उस मायोमेट्रियम के अंदर क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन स्टेबल करता है, यानी क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन देता है, जिससे उसकी जो वेजाइनल वॉल होती है ये सिकुड़ती है, फैलती है, सिकुड़ती है, फैलती है। और ऑस्ट्रोसिन की वजह से मायोमेट्रियम बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाती है, जिससे आसानी से बर्थ हो जाती है। बच्चे की क्या होती है? बर्थ होती है। ठीक है। ठीक। आफ्टर बर्थ के बाद क्या होगा? इनमें लैक्टेशन स्टार्ट होगा। क्या होगा? लैक्टेशन स्टार्ट होगा। और जब लैक्टेशन स्टार्ट होगा तो रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज, प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होगा। और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन मदर से क्या रिलीज करता है? यानी मिल्क प्रोड्यूस करता है। और ये लैक्टेशन पीरियड के बाद होता है। इस तरीके से मदर की बॉडी के अंदर एक बेबी क्या हो रहा है? डेवलप कर रहा है। और डेवलप के साथ साथ एक प्लेसेंटा उसकी पूरी तरीके से चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बचा भी रहे हैं। और यहाँ से क्या होगा? यहीं से बर्थ करता है। ठीक। ये कौन सी वाल होंगी? जो वाल इसको कवर की है ये आपका मायोमेट्रियम वाल है, तो अम्बिलिकल वार्ड क्या करता है? कनेक्ट करता है। ठीक। तो याद रखिएगा अम्बिलिकल वार्ड, प्लेसेंटा क्या होते हैं, कभी बेबी का बर्थ होता है क्या, फर्स्ट मंथ में कौन कौन से उसके बॉडी पार्ट्स बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं, ये सारे टॉपिक्स को हम इसमें कवर कर चुके हैं। कोई भी डाउट्स हो आप अपने कमेंट में बता दीजिए कि आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। एक बार आप सब डायग्राम को भी देख सकते हो पीछे। ये आपका रहा आज का टॉपिक, और हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे अगले चैप्टर में, जो आपका एक उसके अंदर क्या वेरिएशन होगा, किस तरीके से हम बचा सकते हैं। मान लीजिए फर्टिलाइजेशन ना हो तो क्या प्रोटेक्टिव है, क्या उसके पास कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज ना हो, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर वो आफ्टर फर्टिलाइज हो जाता है तो उसको कैसे रिमूव कर दिया जाए। ये सारे टॉपिक्स हम अगले वीडियो में मिलेंगे और चैप्टर नंबर 3 में लेके मिलेंगे आपको ये सारी चीज़ों के साथ। आज थैंक यू ऑल ऑफ यू वॉचिंग आउट दिस वीडियो। ओके।